Good evening, friends. Welcome back, all of you. Myself रंजित एंड मैं इस वीडियो में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं पार्लियामेंट से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये वीडियो भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए है, ना केवल उन लोगों के लिए जो किसी एग्ज़ाम में क्वालिफाई होना चाहते हैं, बल्कि उनके लिए भी जो अपने अधिकारों की जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, कुछ संसद के बारे में जानना चाहते हैं, लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, कानून कैसे बनता है, कानून किन किन प्रक्रियाओं से गुजरता है, और भारत की संचित निधि, लोकलेखन निधि और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसमें जिक्र होगा। तो आप देख रहे हैं सामने मैंने एक पिक्चर लगाया है। इस पिक्चर का नाम है इंडियन पार्लियामेंट। इसको मैं आपको बताता हूँ। इंडियन पार्लियामेंट, दिस इज़ इंडियन पार्लियामेंट। ओके, तो चलिए, स्वागत है आप सबका। इस इंडियन पार्लियामेंट में प्रवेश करते हैं और समझते हैं कि क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इंडियन पार्लियामेंट के लिए ज़रूरी है और किन चीज़ों को एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी ध्यान देना है आपको। सो लेट्स स्टार्ट। संसद संविधान के अनुच्छेद 79 अर्थात 79 भारत की संसद का जिक्र करता है। और ये संसद जो है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा शामिल है। लोकसभा को निम्न सदन जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। निम्न सदन का मतलब है जिसमें जनता डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि को चुनती है, जबकि राज्यसभा में कुछ इंटेलेक्चुअल पर्सन शामिल होते हैं और उसमें कुछ जो बहस होता है वो थोड़ा सा हाई लेवल का होता है और ये राज्यों का प्रतिनिधि होता है, इसलिए इसको राज्यसभा कहा जाता है। और ये उच्च सदन है क्योंकि जनरली मोरल एटीट्यूड इज़ मोर देन दैट ऑफ द लोकसभा। ऐसी बात नहीं है कि लोकसभा में कुछ बुद्धिजीवी नहीं है, लेकिन बयानबाजी और तार्किकता के आधार पर उन्हें उच्च सदन कहा गया है। चलिए, लोकसभा का संविधान का जो अनुच्छेद है 81, लोकसभा का जिक्र किसमें है, तो संविधान का अनुच्छेद 81 जो लोकसभा के गठन से संबंधित है कि किस प्रकार लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। वर्तमान में अभी जितने राज्य हैं उसमें से कितने सदस्य लोकसभा के लिए आते हैं, तो बता देता हूं मैं। इसके लिए 530 सदस्य लोकसभा में विभिन्न राज्यों से, और केंद्र शासित प्रदेशों में 20 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। ये 20 से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों से नहीं आ सकते हैं। राष्ट्रपति जो है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में अभी जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें लोकसभा में, हालांकि इस पर चुप्पी साध ली गई कि क्या एंग्लो इंडियन को पार्टिसिपेशन दिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस पर जिक्र नहीं कर रहा हूं। बस आप समझ लीजिए अभी वर्तमान में एंग्लो इंडियन के लिए कोई सीट नहीं है। तो ध्यान रहे, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 से अधिक नहीं हो सकती है और वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। और ये पूरा का पूरा जो बेहतरीन तरह से मैंने कोशिश की है लिखने का, उसमें हो सकता है वर्ड मिस्टेक हो, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कृपया करके आप मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए, इस वीडियो को देखिए, 2-3 बार देखिए, आपको बहुत बेहतरीन कंसेप्ट मिलेगा और साथ साथ महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी याद हो जाएंगे। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? आपको पता होगा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार अर्थात वे व्यक्ति जिनकी उम्र 18 या 18 वर्ष से अधिक है, वो सीधे जनता के प्रतिनिधि को चुनते हैं। जी हाँ, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए और वो भारत का नागरिक हो, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी सरकारी पद पर वो काम ना करना चाहिए, उसे पागल या दिवालिया घोषित ना किया गया हो। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव समस्त जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गुप्त तरीके से किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप दिखा सकते हैं कि मैंने किसे वोट दिया है। निष्पक्ष चुनाव होता है, बहुत बड़ी मशीनरी काम करती है। भारत का चुनाव आयोग लोकसभा का चुनाव कराता है, विधानसभा का चुनाव भी इसी तरह होता है, लेकिन अभी तत्कालिक फोकस हम लोग लोकसभा में कर रहे हैं। प्रत्येक नागरिक जिसके बारे में मैंने बताया कि 18 वर्ष या उससे अधिक हो, उसे लोकसभा के चुनाव में मत देने का अधिकार है। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना, लोकसभा का बता रहा है, मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी सदस्य जो लोकसभा का सदस्य है या राज्यसभा का ही सदस्य है, अगर सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से भी अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से बाहर रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो उसे उस सदन का स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति जो संसद के किसी सदन में यह मानते हुए कि वो योग्य नहीं है, मतलब आप योग्य ही नहीं है, और उसकी सदन की सदस्यता से आप अगर उस सदस्य की सदस्यता में बैठते हैं या फिर मत देते हैं, तो आपको 500 रुपया प्रतिदिन जुर्माना लगेगा। लोकसभा का कार्यकाल सामान्य रूप से कहा जाता है कि 5 वर्ष का होता है। यह अवधि समाप्त होने ते ही लोकसभा ऑटोमेटिक भंग हो जाती है। ये भी स्टेटमेंट बना सकता है कि लोकसभा का कार्यकाल सामान्य रूप से 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष पूरे होते ही क्या वो ऑटोमेटिक भंग हो जाती है? तो जी हाँ, ऑटोमेटिक भंग हो जाती है।
राष्ट्रपति चाहे तो अवधि के पूर्व यानी 5 वर्ष के पूर्व भी लोकसभा को भंग कर सकता है, परंतु ऐसा वो नहीं कर सकता है अगर मंत्रिमंडल की सलाह या परामर्श ना लिया हो। क्योंकि आपको पता होगा 44वां संविधान संशोधन से पहले 42वां संविधान संशोधन, जिसमें राष्ट्रपति के पूरे पावर को कर्टल कर दिया गया था। हालांकि 44वां संविधान संशोधन 1978 में राष्ट्रपति के सिर्फ पास एक ही विकल्प है कि वो एक बार विचार करने के लिए उन पर छोड़ा गया है। लेकिन स्पष्ट रूप से आप जान लीजिए कि लोकसभा का कार्यकाल को अगर भंग करना है बिफोर टाइम पीरियड, तो उसके लिए उसको मंत्रिपरिषद का सलाह लेना ही पड़ेगा, परामर्श तो लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा नहीं पॉसिबल है। और संकट काल, जिसको हम लोग वित्तीय आपातकाल बोल सकते हैं, या फिर इमरजेंसी 352, 360, जिसके बारे में मैंने स्पष्ट रूप से वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइए और इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में पढ़िए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आपको बता देता हूँ कि संकट काल के दरमियान लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। हाँ, एक वर्ष करके अनेक बार बढ़ाया जा सकता है। पहले भी लोकसभा को भंग किया गया है, आपको पता होगा इंदिरा गांधी के शासनकाल के दरमियान। अगर लोकसभा पहले भंग करके नए चुनाव करवाए जा सकते हैं तो ऐसा क्या संभावना है? तो जी हाँ, लोकसभा समय से पहले भी भंग करके उसको चुनाव करवाए जा सकते हैं, जैसा इंदिरा गांधी करवाया था अपने सीट को बचाने के लिए। लोकसभा के अंतिम अधिवेशन और आगामी अधिवेशन के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, जैसा कि आपको पहले पता चल चुका है। अब आते हैं संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष और उसके उपाध्यक्ष के पदों की व्यवस्था की गई है। लोकसभा का उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सर्वोच्च अधिकारी होता है। वह सदन को संचालित करता है, बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, वह सदस्य को बोलने की अनुमति देते हैं। लोकसभा का सचिवालय इन्हीं के अधीन ही काम करता है। यहाँ स्टेटमेंट बन सकता है कि लोकसभा का सचिवालय क्या स्पीकर के अधीन काम करता है? हो सकता है आप लोग यूपीएससी कैंडिडेट, हम लोग चूँकि ज़्यादा ट्रिकी होते हैं तो सोचने लगते हैं कि जी नहीं, ऐसा हो सकता है कि नहीं, बट ये ध्यान रहे लोकसभा का सचिवालय स्पीकर के अधीन काम करता है। बात करें अगर वित्त विधेयक के संबंध में, तो आपको पता होगा वित्त विधेयक के संबंध में लोकसभा का अध्यक्ष उसका अंतिम निर्णय होता है और इसमें किसी भी प्रकार का जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। सामान्य मतदान में भाग तो वो नहीं लेते हैं। मैं आपको स्पीकर की पावर, उसके क्या क्या अधिकार क्षेत्र हैं उसके बारे में बता रहा हूँ, तो आप समझ लीजिए कि लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो जनरल वोट तो नहीं देते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश अगर मानते हैं उनको कास्टिंग वोट, अर्थात जब निर्णय टाई हो जाए तो उनको कास्टिंग वोट देने का मतलब एक सुविधा दी गया है। कास्टिंग वोट का अधिकार का अर्थ होता है कि लोकसभा चाहे तो विपक्ष के साथ जा सकते हैं और सत्ता पार्टी के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि स्पीकर का पद जो होता है वो किसी पार्टी विशेष से जुड़ा नहीं होता है। हालांकि ये थोड़ी सी हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन पार्टी भक्त होना स्पीकर के लिए बेहतर नहीं हो सकता है, क्योंकि एक संस्था का गरिमा बनाए रखने के लिए जो स्पीकर की जिस भावना से कल्पना की गई है हमारे भारतीय संविधान में, आजकल वो कमज़ोर होता चला जा रहा है। आपको पता हुआ एंटी डिफेक्शन लॉ, उस पर कितनी चर्चा हो रही है। प्रतिदिन आपको हर 2 महीने में एक न्यूज़ मिलेगा एंटी डिफेक्शन से, जो कि पूरी तरह से स्पीकर पर डिपेंडेड है। तो आप सोच सकते हैं कि स्पीकर का पावर आज कितना डगमगाता नज़र आ रहा है, जिसकी कल्पना कभी हमारे संविधानविदों ने नहीं की थी। चलिए, लोकसभा के स्पीकर की बात हो गई। लोकसभा और राज्यसभा की अगर संयुक्त बैठक हो तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? जी हाँ, उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। लोकसभा का अपना चाहे तो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। किसे दे सकते हैं? लोकसभा के उपाध्यक्ष को, राष्ट्रपति को नहीं। ध्यान रहे, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं बल्कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। अब आते हैं उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, तो वो हमको पहले बता चुके हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, दोनों का चुनाव सदन के सदस्यों के द्वारा ही होता है। सदन के सदस्य में लोकसभा के सदस्य के द्वारा चुनाव होता है। ऐसा नहीं इसमें ऑप्शन हो सकता है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों होते हैं, तो बिल्कुल स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसी तरह उपाध्यक्ष के लिए भी सही बात है। उपाध्यक्ष अपने पद पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक वह सदन का सदस्य रहता है, अथवा स्वयं अगर त्यागपत्र नहीं देता है तो उसे सदन में बहुमत पारित करके प्रस्ताव करके आप हटा नहीं सकते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की सारी कार्रवाई उपाध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। वो अध्यक्ष के सभी अधिकारों का प्रयोग करते हैं। अध्यक्ष के विपरीत उपाध्यक्ष को सदन का एक सदस्य की हैसियत से बोलने का, सदन में कार्रवाई में भाग लेने का, किसी भी मुद्दे पर मतदान करने का अधिकार होता है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है और जो उनके कार्यकाल के दरमियान में कम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, अब नई बात है कि प्रत्येक नई लोकसभा के गठन के बाद, जैसा हर चुनाव होता है उसके बाद एक लोकसभा का गठन होता है, तो उसके बाद राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं उसको चुन लेते हैं थोड़े समय के लिए। उसको कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करते हैं हम, जिसे जनरल शब्द में प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है।
या सभी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं और फिर एक सदस्य आपस में मिलकर एक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। यदि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उपस्थित हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों अगर मानते उपस्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में सदन की कार्रवाई कैसे चले? तो इसकी कार्रवाई चलाने के लिए एक व्यवस्था की गई है कि अध्यक्ष जो है वो लोकसभा के सदस्यों में से ही 6 सदस्यों का एक पैनल चुन लेते हैं और उसके अनुसार एक सूची बना दी जाती है और उस सूची से किसी को भी मनोनीत किया जा सकता है कि वो ताकि कार्यवाही को बेहतर ढंग से सुचारू रूप से काम चलाए। थोड़ी सी फैक्ट्स के बात करते हैं कि भारत में प्रथम लोकसभा के जो अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर थे और इनको हटाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। हालांकि ये प्रस्ताव पार नहीं हो पाया था और उनका जो पद था वो उसकी गरिमा बनी रही थी। भारत के संसद भवन की बात करें तो भारत का संसद भवन का जो निर्माण है वो 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट ने किया था। ड्यूक ऑफ कनॉट जो संसद भवन के निर्माता हैं, हालांकि इनकी स्थापना मतलब संसद भवन की स्थापना 1927 में की गई और तैयार होने में 6 वर्ष लगा। 1927 में इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, कुड बी आस्क, पूछा जा सकता है। तो इसका नाम था लॉर्ड इरविन और सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर इसके वास्तुकार थे। 83 लाख रुपया खर्चा हुआ था संसद भवन के निर्माण में और अभी बात चल रही है फिर से एक नए पार्लियामेंट हाउस की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष जो है वो आपको पता होगा। पहले तो आपको पता है स्वतंत्रता प्राप्ति का लोकसभा का अध्यक्ष जो था वो 1921 से 1925 तक इस पद पर रहते हुए पहले लोकसभा उपाध्यक्ष जो थे वो अनंत सैनम अयंगर थे। 1952 होगा, ठीक है, चूँकि प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, मैं आपको पहले बोल दे रहा हूँ बार बार। 30 मई 1952 से 56 तक रहे और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा, ध्यान रहे, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये सब तो मिला दिया गया जहाँ मन तहाँ। जी हाँ, मैंने बोलकर बोला है इसलिए ऐसा दिक्कत है, बट डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट लिसन व्हाट आई एम सेइंग। क्या कह रहा हूँ दैट्स इंपॉर्टेंट, नोट क्या लिखा हुआ है। देखिए, सरकार के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो केवल और केवल वो लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र जिसको हम लोग, उसके बाद वर्षा समकालीन सत्र, बजट सत्र के बाद शीतकालीन सत्र और फिर जाके मानसून सत्र, बीच में मानसून सत्र आता है। चलिए अब बात होगी राज्यसभा की। राज्यसभा का गठन पहली बार 1952 में किया गया था। राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें 238 सदस्य जो हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं और शेष 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों से, जिसमें कला है, संस्कृत, साहित्य है और कौन कौन से क्षेत्र आप लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए, ताकि मैं खुश होऊंगा कि आप मेरे वीडियो को देखते समय ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। शेष 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो 245 है, जिसमें 229 सदस्य राज्य से और बाकी जो शेष है वो केंद्र शासित प्रदेशों से, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और 12 मनोनीत सदस्य। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल वैकल्पिक द्वारा किया जाता है, एकल संक्रमणी पद्धति होता है। हालांकि आपको याद रखना होगा राज्यसभा के सदस्यों का चयन गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का चयन में व्हिप जारी किया जा सकता है अगर आप पार्टी के आउटलाइन में जाके वोट देते हैं, इसलिए ये गुप्त मतदान नहीं है, ध्यान रहे। राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान से होता है, बट इसका चुनाव गुप्त मतदान से नहीं होता है। जो व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है उसका नाम विधानसभा के कम से कम 10 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित तो होना ही चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष से कम ना हो, भारत का नागरिक हो, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी सरकारी पद पर ना हो, उसे पागल या दिवालिया घोषित ना किया गया हो। राज्यसभा का एक अस्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता, कभी बंद नहीं होता। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इन नेताओं के स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्यसभा के सभी सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, वो 6 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसको एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कहते हैं, क्योंकि वो सभापति किसी पद पर चयनित नहीं होता। सभापति का नाम कोई पद नहीं है, बल्कि वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, इसलिए उनको ऑटोमेटिक राज्यसभा का सभापति ऑटोमेटिक मिल जाता है। और जिस तरह से मैंने लोकसभा के स्पीकर की बात की, सिमिलर पावर उसी तरह होता है। हालांकि बहुत से पावर डिफरेंसेस है, बहुत से पावर में अंतर मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा।
तत्कालिक आप फोकस कीजिए कि आपको ये मालूम हुआ कि सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं, कोई और व्यक्ति नहीं होता है, और जनरली उनको सामान्य स्थिति में वोट देने का कोई अधिकार नहीं होता, निर्णायक मत होगा तभी उनको कास्टिक वोट दिया जाता है। राज्यसभा का सभापति वो सभी कार्य करते हैं जो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। चलिए, संसद की कार्रवाई अब चलती कैसे है। संसद का संचालन प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, संसद का कोई भी सदन हो, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसके प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करे, इससे पहले उसे राष्ट्रपति द्वारा उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेना पड़ता है और उसे हस्ताक्षर करना पड़ता है। संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक गणपूर्ति, सदन के सदस्यों की जो मिनिमम संख्या होती है उसका प्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है, वरना सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। और वो सदन है, उसकी संख्या है कुल सदस्यों का 10 हिस्सा, इसको कोरम कहा जाता है। संसद के प्रत्येक अधिवेशन और उसके 17 अवसान या विघटन के अवधि को सत्र कहा जाता है। प्रथम अधिवेशन और उसके 17 अवसान का जो शेष बीच का जो काल होता है उसको सत्र कहा जाता है। अवकाश, संसद के, ये सब मिस्टेक प्रिंटिंग हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा की दैनिक बैठकों को स्थगित करने की शक्ति किसे है? लोकसभा के अध्यक्ष को है और राज्यसभा के सभापति को है, स्पीकर को है और सभापति को है। विघटन से लोकसभा का तो अंत होता है, 17 अवसान से केवल सत्र की समाप्ति होती है और स्थगन से संसद का सत्र समाप्त नहीं होता, थोड़े समय के लिए काम रुक जाता है स्थगन से। ओके, अब आते हैं संसद के कार्य एवं शक्तियों के बारे में। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? कानून बनाना, कैबिनेट की नीतियों का निर्माण करना, प्रश्नों, अनुपूरक प्रश्नों का जवाब देना, कार्यकारिणी पर उस पर नियंत्रण कैसे रखा जाए। आपको पता है 3 बॉडीज़ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उस पर जवाबदेही होती है। तो कैसे एक बेहतर तालमेल बनाया जाए, तो इसके लिए संसद जरूरी है। संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद के पावर के अधीन आती है। संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। इसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का, आपातकाल की उद्घोषणा जारी रखने का पूरा अधिकार होता है। संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार दिया गया है कि संसद के सदस्यों को सदन की जो अधिवेशन चल रही हो तो उसके 40 दिन की अवधि के भीतर गिरफ्तार नहीं किया सकता है। और यह गिरफ्तारी का जो छूट है वो केवल सिविल मामलों में है, आपराधिक मामलों में और निवारक निरोध में यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन की विधि के अधीन नहीं आता है। जब संसद चल रहा हो तो सदन की अनुमति के बिना किसी भी सदस्य को साक्ष्य देने के लिए समन जारी नहीं किया सकता है और सदस्यों को संसद को उसकी समिति में कही गई किसी भी बात के लिए, संसद के पटल में कही गई किसी भी बात के लिए आपको न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया गया है। आप उसके लिए न्यायालय में जवाबदेही नहीं है। अगला है विधायक, मतलब कोई भी बिल कैसे बनता है, कानून कैसे बनती है। जब कोई भी नहीं है तो दोनों सदन, सबसे कोई भी कानून जब दोनों सदनों से पारित होता है तो राष्ट्रपति के लिए भेजा जाता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है, इसके बाद वो कानून बनता है, फिर गजट में प्रकाशित होता है। वित्त विधेयक को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया सकता है। यदि किसी विधेयक के बारे में दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। और ये संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो होता है कौन करते हैं, आप मुझे लिख के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रत्येक विधेयक को संसद के पास होने के लिए 3 प्रोसीजर है, 3 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। यहाँ सब कुछ छप गया। दूसरा चीज़, संसद में पेश करने के लिए विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। विधेयक एक सरकारी विधेयक हो सकता है, गैर सरकारी विधेयक हो सकता है। सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा पेश किया जाता है, जबकि गैर सरकारी विधेयक ऐसे सदस्य जो संसद के कोई भी सदन के कोई भी सदस्य ला सकते हैं जो मंत्री नहीं है, अर्थात मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं है। सरकारी विधेयक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वित्त विधेयक होता है, दूसरा धन विधेयक होता है। साधारण विधेयक जिस विभाग से संबंधित कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उस विभाग के मंत्री को अपने विभाग के अधिकारियों की सहायता से विधेयक की रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। इसके बाद मंत्रिपरिषद उस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने की स्वीकृति देता है। यदि राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकार देने से इनकार कर दे तो विधेयक संसद के पास सुझाव सहित वापस कर दे तो संसद उस विधेयक पर पुनर्विचार कर सकती है। और यदि संसद चाहे तो विधेयक को पारित करती है तो फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता है केवल और केवल सिग्नेचर देने के अलावा। प्रश्नकाल संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के पहले घंटे का जो समय होता है उसको प्रश्नकाल कहते हैं। इस काल में मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके ठीक बाद शून्यकाल का समय आता है। शून्यकाल जो संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है
और इसमें 5 से 15 मिनट का समय मिलता है। इस काल में उठाए गए मामले कोई निश्चित नहीं होते हैं, कोई समय निश्चित नहीं होता है, कोई दिशा निर्देश नहीं होती है, इसका कोई नियम नहीं बना है कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए जीरो के काल में। इस काल में सभी सदस्यों को बोलने का समान अवसर मिलता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मतलब होता है जब कोई अति सार्वजनिक महत्व का कोई मामला है और कोई मंत्री इस पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता है तो उससे संबंधित प्रश्न को ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कहते हैं। प्रस्ताव के और मंत्री को उत्तर देना अनिवार्य है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जब भी लाएगा उसको उस मंत्री के रिस्पेक्टिव मंत्री को उसका उत्तर देना अनिवार्य है और इसकी सूचना लोकसभा महासचिव को देनी भी होती है। अल्पकालीन चर्चा, इसके अंतर्गत दोनों सदनों में आम महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसे किसी भी परिस्थिति में टाला नहीं जा सकता है। दैट कुड बी आस्क कि ऐसा कौन सा चर्चा है जिस पर किसी भी परिस्थिति में उसको टाला नहीं जा सकता है, तो वह है अल्पकालीन चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष सप्ताह के 2 दिन इस पर चर्चा करने के लिए समय निर्धारित कर सकते हैं। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर स्थगन प्रस्ताव, यह प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव होता है और यह प्रस्ताव किसी सदस्य के द्वारा गंभीर सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है, जिस पर तत्काल विचार ना किया जाए तो गंभीर परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। उसके बाद फिर काम रोको प्रस्ताव है। किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए कोई सदस्य सदन की कार्यवाही को बंद करने का प्रस्ताव रखता है तो उसे काम रोको प्रस्ताव कहते हैं। प्रश्नकाल के समाप्त होने के बाद किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया गया जा सकता है। उसके बाद फिर है स्थानापन्न सब्स्टिट्यूट प्रस्ताव, किसी प्रस्ताव के स्थान पर कोई दूसरा प्रस्ताव ला दीजिए, सब्स्टिट्यूट होते हैं उसको। उसके बाद निंदा प्रस्ताव, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। निंदा प्रस्ताव विरोधी दल के नेता के द्वारा या अन्य सदस्यों द्वारा सरकार की नीतियों की आलोचना करने के लिए लाया जाता है। यह प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष निर्णय लेते हैं कि इसको प्रस्ताव को पारित किया जाए या ना किया जाए। अगर सरकार निंदा प्रस्ताव को पार नहीं कर पाती है तो त्यागपत्र देना पड़ सकता है। और मूल प्रस्ताव एक पूर्ण प्रस्ताव होता है जो सदन के अनुमोदन के लिए पेश किया जाता है और इस ढंग से बनाया गया होता है कि उसे सदन के फैसले की जानकारी मिल सके। विशेषाधिकार प्रस्ताव, यदि कोई मंत्री सही तथ्य को छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है, गलत सूचना दे रहा है तो इसे विशेषाधिकार का भंग हो जाता है। तो कोई भी सदस्य इस विशेषाधिकार प्रस्ताव को संसद में पेश कर सकता है कि इसके से विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत चाहते हैं उन्हें तारांकित स्टार प्रश्न कहते हैं और इनका उत्तर मौखिक देना पड़ता है, जबकि तारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से देना पड़ता है। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट और ऑलवेज कंफ्यूजिंग टॉपिक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। तो धन विधेयक के बारे में सुनिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक राज्यसभा में पेश तो नहीं किया सकता है, इसके बारे में केवल लोकसभा का अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। जब राष्ट्रपति के पास इस विधेयक को भेजा जाता है, अर्थात धन विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को कोई विकल्प नहीं होता है, बल्कि उस पर स्पष्ट रूप से चूंकि लिखा होता है स्पीकर का सिग्नेचर कि यह धन विधेयक है, तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया सकता है। लोकसभा के पास होने के बाद उसको राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा इसको अस्वीकार भी नहीं कर सकती है, संशोधन भी नहीं कर सकती है। 14 दिन के भीतर अपना जवाब देना होता है और अगर जवाब नहीं दे पाते तो वो राज्यसभा से पारित समझा जाता है। उस पर लोकसभा को कुछ बोलने का कोई मतलब लोकसभा उसमें कोई अपना टिप्पणी नहीं देगी कि राज्यसभा माने ना माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वित्त विधेयक, देखिए वित्त विधेयक क्या होता है, आगामी वित्त वर्ष जो आने वाला वित्त वर्ष है उसमें लगाए जाने वाले सभी विधेयक पर जो कर होता है, आय के जो अन्य साधन से संबंधित विधेयक है उसको वित्त विधेयक कहते हैं। यह विधेयक वार्षिक बजट में पेश किए जाने के तत्काल बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। ये पूछा जा सकता है कि वित्त विधेयक कब पेश किया जाता है, तो जब वार्षिक बजट पेश होगा उसके तत्काल बाद लोकसभा में पेश किया जाएगा और विधेयक को पेश करने के 75 दिन के बाद 75 दिन के अंदर संसद की स्वीकृति उसे मिल जानी चाहिए, वरना दिक्कत हो सकता है सरकार के लिए। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर, जब कोई विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 में वर्णित विषयों से संबंधित होता है तभी उसे धन विधेयक कहते हैं, जबकि आगामी वित्त वर्ष में नए कर लगाना, संशोधन करना उससे जुड़ा हो तो उसे वित्त विधेयक कहते हैं। धन विधेयक के बारे में लोकसभा का अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, जबकि वित्त विधेयक के संबंध में ऐसा कुछ नहीं है। धन विधेयक पूरी तरह से वैधानिक विधि से गुजरने के बाद लागू होता है, जबकि वित्त विधेयक संसद में पेश होते ही लागू हो जाता है। सभी विधेयक धन विधेयक होते हैं पर सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते हैं। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया सकता है, जबकि वित्त विधेयक को स्वीकृति संशोधित करने का अधिकार राज्यसभा को प्राप्त होता है। तो मुझे ये बताइए कि अपने कमेंट सेक्शन में कि क्या वित्त विधेयक के संबंध में जॉइंट सेशन का प्रावधान है या नहीं। फिर से सुन लीजिए, वित्त विधेयक के संबंध में क्या जॉइंट सेशन का प्रावधान है या नहीं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है।
भेजिए आंसर। अगला है भारत की आकस्मिकता निधि। संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद और राज्य विधानमंडल को भारत राज्य की आकस्मिकता निधि स्थापित करने की शक्ति दी गई है। यह निधि भारत की कार्यपालिका के अधीन है। इस निधि में संसद द्वारा पारित कानूनों के द्वारा समय समय पर धन जमा होता है, जिस निधि से ये पूरा निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है। और इस निधि से 1 रुपया निकालने के लिए भी, अर्थात धन निकालने के लिए संसद की स्वीकृति लेना अनिवार्य है, वरना पैसा नहीं निकल पाएगा संचित निधि से, आकस्मिकता निधि से। और भारत की संचित निधि भी, उसका भी वही हाल है। अनुच्छेद 266 में इसका जिक्र है, जिसके अंतर्गत भारत की संचित निधि होगी। प्रत्येक राज्य का अपना संचित निधि होगा। सरकार को मिलने वाला जितना भी राजस्व है, चाहे उत्पाद शुल्क हो, सीमा शुल्क हो, जीएसटी हो, ऋण की वसूली से जो धन प्राप्त होता है, संचित निधि में जो जमा किया जाता है, संसद की स्वीकृति मिलने के बाद ही सरकार अपने खर्चों का वहन संचित निधि से करती है, इसलिए इसे भारत की संचित निधि कहा जाता है। राज्यों की संचित निधि अलग होती है। भारत की संचित निधि पर जो खर्चा होता है, भार होता है, जैसे राष्ट्रपति का वेतन भत्ता, लोकसभा का अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, राज्यसभा का सभापति का, उपसभापति का वेतन भत्ता, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन भत्ते, CAG यानी भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के वेतन भत्ते, भारत सरकार के सचिव, उसका ब्याज, जितना भी उसका ब्याज होता है, किसी भी न्यायालय और मध्यस्थ जो ट्राइब्यूनल होता है उसके निर्णय पास करने में जो खर्चा होता है इत्यादि। और राज्य की संचित निधि की बात करें तो राज्य की संचित निधि पर भाई जो व्यय होता है वो राज्यपाल का वेतन है, भत्ता है। तो मुझे बताइएगा कि राज्यपाल का जो पेंशन होता है वो किसके संचित निधि पर भारित होता है? संसद का, ये भारत की संचित निधि पर या राज्य की संचित निधि पर? यह भी आपका दूसरा प्रश्न है इस कमेंट सेक्शन के लिए। फिर से बता देता हूं कि पूछा गया प्रश्न यह है कि राज्यपाल का जो पेंशन होता है उसको किस निधि पर भारित होता है। दूसरा, हाई कोर्ट का जो जज होते हैं उनका वेतन और भत्ता और पेंशन किस किस पर निर्धारित होता है, आपको लिख के भेजना है मुझे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो भेजिए, नहीं वरना तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो विधानसभा के अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, विधान परिषद के सभापति हो, उपसभापति हो, उनके वेतन भत्ते हो, हाईकोर्ट के न्यायाधीश के वेतन भत्ते, राज्य सरकार पर उस पर जो ब्याज है, किसी न्यायालय और ट्राइब्यूनल के निर्णय जो होते हैं उसको लागू करने के लिए जो खर्चा होता है, ये सब के सब राज्य की संचित निधि से घोषित किया जाता है। और सार्वजनिक उपक्रम समिति के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सार्वजनिक उपक्रम समिति की स्थापना 1964 में कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर किया गया था। और प्राक्कलन समिति जो है संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। इसको सबसे पहले 1921 में जॉन मथाई की सिफारिश के आधार पर गठित किया गया था। कैबिनेट सचिव जो होता है देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, और CBI निदेशक देश का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। कैबिनेट सचिव देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जो IAS लोग होते हैं, और CBI निदेशक जो देश के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी, और जनरली ये IPS विभाग से ही आते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको बहुत कुछ बताया, लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, भारत की संचित निधि के बारे में, राज्य की संचित निधि के बारे में, लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है, राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, उसके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया हैं। उसके बाद मैंने ये बताया कि आपको कि विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो तो आपको कंपेयर कर लेना है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से। उसके बाद राज्यसभा के सभापति के बारे में और ढेर सारी बातों जो इस वीडियो में जिक्र हुआ। आप इस वीडियो को 2-3 बार सुने और आपको निश्चित रूप से संसद के बारे में एक बेहतरीन जानकारी होगी, जो आने वाले परीक्षा में और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। अगर वीडियो अच्छा है डेफिनेटली एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।